तरह तरह की बातें वाकई में निकल कर आती हैं। लेकिन आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कैसे नियंत्रण रेखा के पार भारतीय फौज ने जिस सफलता के साथ 50 से ज्यादा आतंकवादियों को और आतंकवादियों को समर्थन देने वाले लोगों को मार गिराया, वो प्रदर्शित करता है कि आज हिंदुस्तान की ताकत कहां तक पहुंच चुकी है। नियंत्रण रेखा पर इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हिंदुस्तान के खास करके सीमावर्ती क्षेत्रों में हाई अलर्ट सरकार ने जारी कर रखा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया जा रहा है। जल थल कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां चौकसी नहीं बढ़ाई गई है और इसकी वजह बड़ी साफ है, क्योंकि हिंदुस्तान को इस बात की आशंका है कि पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से अपना मुंह बचाने के लिए कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेगा और ऐसे में हमें तैयार रहना चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं हम सरहद पर, नियंत्रण रेखा पर, हम जल में कैसी अपनी तैयारी कर रहे हैं। हिंदुस्तान के दुश्मन खौफ में, सीमा पार बैठे दहशतगर्दों की नींद उड़ी हुई है। सर्जिकल स्ट्राइक के धमाके से डर गया है पाकिस्तान। सेना के जांबाजों का पराक्रम लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। आतंकी आकाओं की मौत पर जश्न तो अलग बात है, लेकिन हिंदुस्तान की सेना चौकन्नी भी है। पाकिस्तान को यह साफ भी कर दिया गया है कि अगर उसने कोई भी हिमाकत करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बेहद खतरनाक होगा। जमीन से आसमान तक और समंदर से लेकर जंगलों तक चप्पे चप्पे पर सख्त पहरा है। तो दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में हाई लेवल बैठकों का दौर भी जारी है। 24 घंटे के भीतर दिल्ली में 4 बार हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है। बॉर्डर सुरक्षा से लेकर आंतरिक सुरक्षा के हर पहलू पर मंथन किया जा रहा है। अगले 1 महीने तक देश हाई अलर्ट पर रहेगा। गृह मंत्रालय में हुई बैठक में बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर अलग से मंथन किया गया। फेस्टिवल सीजन के दौरान और भी ज्यादा चौकसी के निर्देश दिए गए हैं। भारत की तरफ से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दिल्ली में अलर्ट जारी किया गया है। इस अलर्ट में कहा गया है कि अगले 48 घंटे दिल्ली में किसी भी तरह का हमला हो सकता है और जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों को निर्देश दिए गए हैं कि वो सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रखें। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पश्चिमी इलाकों के बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मिलिट्री वॉर रूम में दुश्मन के हर कदम की निगरानी की जा रही है। साथ ही पश्चिमी एयर कमांड के वायुसेना के बेस को स्टैंड बाई मोड में रखा गया है। मतलब दुश्मन की एक हरकत होते ही वायुसेना की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। उसे छुड़ाने का सर्व प्रयास चल रहा है। सभी मिनिस्ट्री उस पर काम लगी हुई है। होम मिनिस्टर साहब ने कह दिया है कि उसे लाने का पूरा जी तोड़ से हम प्रयास करेंगे। दुश्मनों के खात्मे के बाद हर स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है। दुश्मन को ये साफ संदेश दे दिया गया है कि अगर दोबारा आतंक फैलाने की कोशिश हुई तो फिर इसी तरह का करारा जवाब मिलेगा। अगर दुश्मन ने आंख दिखाने की जरूरत भी की तब भी वो बच नहीं पाएगा। भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कहीं पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर या फिर स्टेट एक्टर कहीं कोई बदले की कार्रवाई करने के मूड से कहीं कोई हमला न कर दें, इसके बारे में तमाम आंतरिक सुरक्षा के बारे में उसकी समीक्षा की गई, उसके बारे में जानकारी ली गई और आवश्यक निर्देश दिए गए ताकि पाकिस्तान को ऐसे किसी भी दुस्साहस से रोका जा सके और यदि वो करने की कोशिश करे तो उसका जवाब दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, दिल्ली। केंद्र सरकार ने क्या क्या कदम उठाए ये तो हमने आपके सामने प्रदर्शित किया। अब आइए आपको ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। जी हां, हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे संवाददाता जगह जगह वहां पहुंचे हुए हैं उन तमाम सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा लगती है। जबरदस्त तैयारी है। आइए आपको ले चलते हैं पंजाब, जहां पर तकरीबन 5 लाख लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों से दूसरी जगहों पर ले जाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई भी गतिविधि से आम नागरिकों का कोई नुकसान न हो। इतने बड़े पैमाने पर इस तरह की तैनाती अब से पहले 2001 में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान देखने को मिली थी। आइए आपको दिखाते हैं क्या है हमारी तैयारी। हिंदुस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की बोलती बंद है, लेकिन बॉर्डर पर जंग का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान से सटी हिंदुस्तान की सरहदें सील हो चुकी हैं। सीमा पर सेना की चौकसी दिखाई दे रही है। खासतौर पर सरहद से सटे इलाकों में खतरा बढ़ गया है। भारत पाक सीमा से सटे पंजाब के 6 जिलों के 1000 गांवों को खाली करा लिया गया है।
भारत द्वारा पाकिस्तान के अंदर किए गए सर्जिकल अटैक के बाद अगर बात करें तो जो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के एरियाज लगते हैं, वहां के 10 किलोमीटर के अंदर के जो आसपास गांव लगते हैं उनको खाली कराने के आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि कल शाम तक जो को लोग थे जो आसपास के गाँव में रहते थे पंजाब के बॉर्डर के, उनको यहाँ गुरदासपुर की तरफ लाया गया था। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं उनको बहुत दिक्कतें आ रही हैं। इसके कारण उनका जो तनाव है, उनकी मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जो लोग ये रावी नदी में आपको दिखाना चाहूंगा, रावी नदी के पार जो 7 गांव हैं वहां के जो लोग हैं उनको खाली करवाया जा रहा है। रावी नदी के किनारे सेना के जवानों का पहरा है। नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। यहाँ पर जो लोग रावी के उस तरफ रहते हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इनको सिर्फ उस गांव से लेकर अगर गुरदासपुर की तरफ जाना हो तो सिर्फ एक ये रावी का ही रास्ता मिलता है और नाव के सहारे सिर्फ एक नाव होती है जो 1 घंटे बाद चलती है। मैं दिखाना चाहूँगा जो लोग ये इस गाँव में रहते हैं, ये अब हम यहाँ पर नाव में पहुँचे हैं, अब ये जाने के लिए तैयार हैं। अभी थोड़ी देर में ये नाव पूरी तरह से भरेगी, उसके बाद ये लोग उस तरफ जा पाएंगे, शहर में जा पाएंगे। काफ़ी दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ता है, काफ़ी समय खराब होता है और जब इस तरह का तनावपूर्ण माहौल होता है तो इनकी मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। पाकिस्तान से सटे कई गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह खाली करा लिए गए हैं। न्यूज़ नेशन की टीम पाकिस्तान से सटी पंजाब सीमा के पास ऐसे ही गांव में पहुंची। हम इसमें मौजूद हैं पठानकोट के लसियान गांव के अंदर। मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कि जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से सिर्फ कुछ ही दूरी पर वो सामने जो है वो पाकिस्तान का बॉर्डर दिख रहा है। और मैं यहाँ पर ये भी दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर पूरी तरह से भारत की फ़ोर्स की जो है वो तैनाती हो चुकी है। ये देखिए भारत की फ़ोर्स यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है और जो ये गांव लसियान गांव जहाँ पर इस समय हम खड़े हैं वो गांव कल ही जब भारत सरकार की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उसके बाद ही आदेश दे दिए गए थे कि जो 10 किलोमीटर के अंदर के जो गांव हैं उनको खाली करवा लेने चाहिए। तो ये जो लसियान गांव है इसको भी खाली करवा लिया गया है। इतना ही नहीं, पंजाब के दूसरे इलाकों की भी कमोवेश यही तस्वीर है। तरन तारण के बहुत से गाँव के लोग पलायन कर चुके हैं तो कई लोग ऐसे भी हैं जो गाँव छोड़कर जाना नहीं चाहते। अगर हौसला बुलंद हो तो बिना हथियार के भी लड़ सकते हैं। आर्मी की सपोर्ट करेंगे, जो भी उनकी मदद कर सकते हैं करेंगे। हम आपको बता दें कि पंजाब के अलग अलग इलाकों की करीब 553 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान से सटी हुई है। खतरा सबसे ज्यादा इन्हीं इलाकों से है, लिहाजा हिंदुस्तान की फौज ने भी कमर कस ली है। हिंदुस्तान हर मोर्चे पर पाकिस्तान से 2-2 हाथ करने को तैयार है। गुरदासपुर से सलील खन्ना के साथ टीम न्यूज़ नेशन। पंजाब की तैनाती और ज़मीनी हकीकत हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब आइए आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर। जी हाँ, यहाँ पर नियंत्रण रेखा भी है और यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर भी है। हमारे 2 संवाददाता जम्मू कश्मीर की ये रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे हमने सैनिक चौकसी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा दी है और नियंत्रण रेखा और उसके साथ साथ बॉर्डर के आसपास के लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कोशिश शुरू कर दी है। कुल मिलाकर हिंदुस्तान की सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है जिससे किसी भी तरह के कोई भी पाकिस्तान की तरफ से किए गए दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। पिछले 3 महीनों से कश्मीर को दहशतगर्दों ने दहलाने की लाख कोशिशें की, लेकिन ना तो आतंकियों के मंसूबे कामयाब हो पाए और ना ही पाकिस्तान की दाल गल सकी। उरी में शहीद जवानों का हिंदुस्तान ने LOC पार कर बदला लिया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पूरा कश्मीर हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा बल के जवान चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। पहाड़ी इलाकों की निगरानी ड्रोन कैमरों से की जा रही है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद न्यूज़ नेशन की टीम उरी सेक्टर के उस इलाके में पहुंची जहां आतंकियों ने सेना के बेस कैंप को निशाना बनाया था। उरी में चौकसी ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हम इस वक्त उड़ी में हैं और उसी कैंप के बाहर खड़े हुए हैं जिस कैंप पर मिलिटेंट्स ने हमला किया था, जिसमें आर्मी के 18 जवान शहीद हो गए थे और उन 4 मिलिटेंट्स को भी बाद में मार दिया गया था। इस कैंप के इर्द गिर्द सिक्योरिटी जो है रेड अलर्ट पे डाल दी गई है। वहीं मैं आपको बता दूं कि ये जो कैंप है उड़ी मार्केट के करीब पड़ता है और इस कैंप के बाद आर्मी ने ब्लॉकेड कर दिया है। किसी को भी आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। जितने भी इलाके फॉरवर्ड पोस्ट में इलाके पड़ते हैं वहाँ पर मीडिया को जाने से रोका जा रहा है और जो सिक्योरिटी है पूरे इलाके में सिक्योरिटी को रेड अलर्ट पे डाल दिया गया है। उरी सेक्टर से ही कुछ ही दूरी पर है पाकिस्तान की सीमा।
आए दिन पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन यहां करता है। सीमा से सटे हुए गांव को खाली कराया जा रहा है। साथ ही बॉर्डर के नजदीक जाने पर मनाही भी लगा दी गई है। इस पॉइंट के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बैरिकेड लगाए गए हैं और इस पॉइंट के बाद आने जाने की इजाज़त जो है वो रोक दी गई है। और हमने भी कोशिश की थी कि थोड़ा सा आगे चले, फॉरवर्ड पोस्ट जो है वहाँ तक जाएं, पर आर्मी ने यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई है और सिर्फ कुछ ही लोगों को आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। जो लोग स्पेशली इस पोस्ट से आगे रहते हैं उनको हिदायत दी गई है कि वो एहतियातन जो है वहाँ से निकल जाए और पीछे वाले इलाके, स्पेशली जो उड़ी का मार्केट है उसके बाद जितने भी इलाके आते हैं उनमें चले जाएं। वो जो गेट आपको दिख रहा है वहीं पर वो कैंप है जहाँ पर मिलिटेंट्स ने अटैक किया था। तो इस कैंप के आगे जाने की इजाज़त जो है वो इंडियन आर्मी ने बंद कर दी है। उरी के बाजार तो खुले हुए हैं, लेकिन लोगों में जंग का खौफ भी है। वहीं सेना के जवान यहाँ आने जाने वाले हर शख्स पर पैनी निगाह बनाए हुए हैं। हम इस वक्त उड़ी सेक्टर में हैं और उड़ी मार्केट के आगे जो है इजाज़त जाने की नहीं दी जा रही है। आप देख रहे हैं कि आर्मी के कैस्पर्स जो हैं यहाँ पर लगातार गश्त कर रहे हैं। हर जगह पर सिक्योरिटी को रेड अलर्ट पे डाल दिया गया है। वहीं अगर हम उड़ी मार्केट की बात करें तो मार्केट हमें खुला नज़र आ रहा है। लोग जो हैं बाहर हैं, अलबत्ता जो लोग मार्केट के आगे बॉर्डर के नज़दीक रहते हैं वो लोग वहाँ से निकलने लगे हैं। उरी ही नहीं, पुंछ में भी इसी तरह का माहौल है। लोग यहाँ बंकर की सफाई में जुट गए हैं। कई लोग गांव छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। जम्मू और श्रीनगर के सभी इलाकों में इसी तरह का माहौल है। हिंदुस्तान पाकिस्तान को हर जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इदरीस लोन, न्यूज नेशन, उरी। राजस्थान में भी एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर हमारे यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है और हमारी बड़ी सेना की खेप वहां पर तैनात है। वहां पर कैसे तैनाती है, उसके साथ साथ लोगों को कैसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है, हमारी तैयारी क्या है, क्योंकि वेस्टर्न फ्रंट ही वो फ्रंट है जिसे लेकर हमेशा युद्ध की संभावनाएं सबसे ज्यादा प्रबल रहती हैं। आप किसी भी युद्ध को देख लीजिए, हमेशा पाकिस्तान को दबाने के लिए हमने अपने वेस्टर्न फ्रंट यानी कि पश्चिमी फ्रंट का ही इस्तेमाल किया है। आइए आपको ले चलते हैं राजस्थान और दिखाते हैं कि जमीन पर क्या चल रहा है। राजस्थान में हाई अलर्ट, बॉर्डर पर बढ़ी चौकसी। राजस्थान में पाकिस्तान से सटे 4 जिलों की सीमा पर होने वाली हर हरकत को लेकर बीएसएफ, सेना और पुलिस प्रशासन तमाम सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। जैसलमेर इलाके में सीमा से सटे इलाकों में बीएसएफ के जवान रात दिन गश्त कर रहे हैं। जैसलमेर के तनोट राय मंदिर पोस्ट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। राजस्थान के जैसलमेर भारत पाक सीमा तनोट राय मंदिर के पास मौजूद हूँ। ये तनोट राय मंदिर है, इसके पीछे बबलियान बॉर्डर है और यहाँ तक ही सिर्फ लोग आ जा सकते हैं, लेकिन कड़ी सुरक्षा बढ़ती जा रही है। हाई अलर्ट है, बीएसएफ पूरी तरीके से मुस्तैदी दिखा रही है। इंटेलिजेंस की जो टीम है वो यहाँ पर लगातार आसपास के लोगों को हिदायत दे रही है कि किसी तरीके की अगर कोई भी बात होती है, अनहोनी होती है तो उसके लिए से तैयार रहें। फ़िलहाल अगर यहाँ की बात करें तो इसके पीछे बबलियान बॉर्डर पे जो बीएसएफ के जवान हैं वो तैनात हैं। यहाँ से मेला हर साल लगता है, लेकिन फ़िलहाल अभी जिस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सन्नाटा पसरा पड़ा है, उससे साफ पता लग सकता है कि किस तरीके से सरहद पर तनाव है। राजस्थान से पाकिस्तान की लगी सीमा बेहद लंबी है। कुल 3,323 किलोमीटर पाकिस्तानी बॉर्डर में से 1,037 किलोमीटर लंबी सीमा राजस्थान में है। सचेत भी हर परिस्थिति में रहें, इसकी जानकारी हमने हमारे नीचे के एसपी कलेक्टर को भी दी है और ये आज से नहीं, हमने 3 दिन पहले से ही जैसे जिस प्रकार की हलचल हो रही थी उसको दिया है। किशनगढ़, लोंगेवाला बॉर्डर और बाड़मेर में धारा 144 लगा दी गई है। किसी भी मुश्किल हालात से निपटने के लिए राजस्थान सरकार, सेना, बीएसएफ और पुलिस की मदद से हर हलचल पर पैनी नजर बनाए हुए है। मनीष भट्टाचार्य, न्यूज नेशन, जैसलमेर। गुजरात और अरब सागर में भी हमने अपनी तैनाती जबरदस्त तरीके से बढ़ा दी है। गुजरात के उन तमाम इलाकों में जहां पाकिस्तान और हमारी सीमा मिलती है वहां पर तैनाती इतनी जबरदस्त है कि क्या कहा जाए, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और ठीक यही इंतजाम किए गए हैं अरब सागर में। मुंबई और उसके आसपास के इलाके और उसके साथ साथ पूरे समुद्री इलाके में कोस्ट गार्ड के साथ साथ नेवी को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है, सिर्फ इसलिए कि कोई भी ऐसा हादसा न हो जो हमें मुंबई पर हुए आतंकी हमले की गलती से भी याद दिला दे। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देश भर में सुरक्षा अलर्ट है।
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे समुद्री इलाकों में सुरक्षा इतनी चाक चौबंद कर दी गई है कि कोई परिंदा पर मारने से पहले 1000 बार सोचेगा। जमीन तो जमीन समुद्री सीमाओं को लेकर भी मुस्तैदी बढ़ा दी गई है और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का आलम यह है कि यहाँ के समुद्री किनारे पूरी तरीके से कोस्ट गार्ड और नेवी के निगरानी में नज़र आते हैं। ये मुंबई का वो समुद्र तट है जहाँ पर मछुआरों की जो बोटें हैं उनकी मूवमेंट पूरी तरीके से रोक दी गई है। वहीं पाकिस्तान की सीमा से लगे गुजरात में भी सुरक्षा हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तान के साथ गुजरात की 508 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें बनासकांठा, भुज, जामनगर और पोरबंदर जिला शामिल है। इसके अलावा भी गुजरात में 1600 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा लगी हुई है, जिस पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद नेवी और कोस्ट गार्ड के साथ साथ गुजरात का जो कोस्टल पुलिस स्टेशन है उन्हें भी अलर्ट कर दिया गया है। गौरतलब है कि गुजरात के पास भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा समंदर है। कोस्ट गार्ड और जो सिक्योरिटी एजेंसी है उन्होंने अलर्ट जारी किया है। समुद्री सीमा के अलावा बॉर्डर से सटे इलाकों में खास सावधानी बरती जा रही है। पाकिस्तानी बॉर्डर से सटे जिलों के आला अधिकारी खुफिया एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। मुंबई से विकास श्रीवास्तव के साथ पूरा पटेल, न्यूज नेशन, पोरबंदर। न्यूज नेशन ने अपने तमाम संवाददाताओं के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया है वो खाका जिससे हम आपको बता रहे हैं कि हम तैयार हैं। लेकिन आइए आप जरा दिखाते हैं आपको कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। मजाक है लगता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी हिंदुस्तान को धमका रहा है। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं? हाफिज सईद, ऐसा लगता है जैसे कि वो पाकिस्तान की सेना का प्रवक्ता हो गया है। पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता जो बातें नहीं कह सकता वो हाफिज सईद कहता है। क्या हाफिज सईद वाकई में पाकिस्तान की सेना के भी ऊपर है? आइए आपको दिखाते हैं कैसे बेवजह धमकी देने की कोशिश कर रहा है ये आतंकी हाफिज सईद, जो शायद अपने बिल से बाहर कभी निकलता भी नहीं होगा। मैं समझता हूं मेरे रब ने इसके अंदर भी इंडिया को ही फंसा दिया। अब जनाब बारी इंशाअल्लाह पाकिस्तान की होगी और मोदी अब सर्जिकल स्ट्राइक होंगी इंशाअल्लाह। तो ये पता चलेगा कि सर्जिकल स्ट्राइक किसको कहते हैं, ये तुम्हें पता चलेगा। रस्सी जल गई, अकड़ नहीं गई। सर्जिकल स्ट्राइक में अपने 40 से ज्यादा दहशतगर्दों की जान गंवा देने के बाद एक बार फिर आतंक का आका जहर उगलने सामने आया है। पाकिस्तान की सरकार और सेना के साथ साथ आतंक का ये आका हाफिज सईद भी सर्जिकल स्ट्राइक को नकारने में जुटा है। भाई कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना बिम्बर में हुई, ना लीपा में हुई, ना छम में हुई, ना दुधनियाल में हुई। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अकेला पड़ चुका है, लेकिन आतंक की स्कूल चलाने वाला हाफिज सईद अपने गुर्गों को एक अलग ही पाठ पढ़ाना चाहता है। 14 दिन गुजर गए, फिर ये पूछने लगे भाई आपने कहा था हम करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, पाकिस्तान पर हमला करेंगे। ये जिनको बुखार था ना, अब वो हुकूमत के पीछे पड़ गए, मोदी से पूछने लगे। अब उसके लिए अजीत दोवल ने एक ड्रामा रचाया। ये तो पाकिस्तान भी जानता है कि हिंदुस्तान ने उसे कितना गहरा जख्म दिया है, लेकिन हुक्मरानों की मजबूरी ये है कि वो आतंकिस्तान का सच सामने नहीं आने देना चाहते। लेकिन आतंक का ये मास्टरमाइंड तो अपने ही गुर्गों की मौत को नकार रहा है। हाफिज सईद का ये बयान पाकिस्तान के मुंह पर ज़्यादा बड़ा तमाचा है बामुकाबले हिंदुस्तान को दी गई किसी धमकी के, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार चाहती थी कि हाफिज सईद पर्दे के पीछे छिपा रहे, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने ही हाफिज सईद को धमकी देने के लिए आगे कर दिया और हाफिज सईद ने उस बात को भी कबूल कर लिया कि हिंदुस्तानी फौज की सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जिसका वो बदला लेना चाहता है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, दिल्ली। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के पार भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक से नुकसान तो आतंकी कैंप को हुआ है, लेकिन निशाने पर हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। नवाज शरीफ मानो हर तरह से घिरते जा रहे हैं। एक तरफ दुनिया की बड़ी ताकतें नवाज शरीफ के ऊपर यह सवाल उठा रही हैं कि भाई आपके शासनकाल में क्या चल रहा है। दूसरी तरफ देश के भीतर नवाज शरीफ को घेरा जा रहा है और इन सब की वजह है वो आतंक है जिसे पाकिस्तान फलने फूलने के लिए अपनी जमीन देता चला आ रहा है। 20
हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। अपने पड़ोस में पाकिस्तान तीनों तरफ से घिरता नजर आ रहा है। हिंदुस्तान की बहादुर फौज ने पाकिस्तान की सरजमी से पैदा हुए आतंक के गुनहगारों को अंजाम तक पहुंचा दिया, तो बांग्लादेश ने वो बयान दिया जिसने नवाज शरीफ के पैरों तले जमीन खिसका दी। बांग्लादेश ने भारत की सर्जिकल स्ट्राइक को पूरी तरह सही करार दिया, तो वहीं अफगानिस्तान ने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो भारत को इसी किस्म की और सर्जिकल स्ट्राइक करने का पूरा हक है। अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने सर्जिकल स्ट्राइक का खुले शब्दों में समर्थन किया, तो नवाज को तीसरा बड़ा झटका लगा श्रीलंका से। श्रीलंका ने इस्लामाबाद में होने वाली सार्क समिट का बहिष्कार कर दिया, यानी 8 में से 5 देशों ने सार्क समिट को छोड़ दिया और पाकिस्तान को उसकी करतूतों का जवाब दे दिया। नवाज शरीफ को सबसे बड़ा झटका लगा अमेरिका से। अमेरिका के 2 सीनेटरों ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखकर अपना समर्थन जताया और उरी अटैक की निंदा की। You see, the relationship between the United States and Pakistan over the last several months has been deteriorating. And the United States is now pressing Pakistan more and more to stop its cross-border terrorism. And it is fully aware of what Pakistan is doing and has been doing in the past. And therefore, this is a very positive statement as far as India is concerned. नवाज पहली बार घबराए, बौखलाए से नजर आ रहे हैं। कहने को कुछ है नहीं और जवाब देना भी जरूरी है। उनके सुर बदले हुए हैं और अब जंग जैसे हालात नवाज को मुफीद नहीं लगते। पाकिस्तान में हुकूमत की असली किरदार सेना है, नवाज के हाथ खाली हैं। इसी वजह से सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा नवाज के लिए ना तो उगलते बन रहा है और ना ही निगलते। टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल नवाज शरीफ के पास एक बेशकीमती मौका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें न सिर्फ आमंत्रित किया था, बल्कि उसके बाद दोनों देशों के बीच और खास करके दोनों देश प्रमुखों के बीच एक दोस्ती का माहौल बना था, जिसमें न सिर्फ दोनों एक दूसरे के घर आने जाने की बात कर रहे थे, वरना लाहौर जाने की क्या जरूरत थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। एक दूसरे के घरों में शॉल भेजना, शादियों में जाना, सब कुछ हो रहा था। फिर आखिरकार नवाज शरीफ को यह करने की क्या जरूरत थी जो लगातार उनकी सरकार करती आई है, यानी कि हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी की अपनी चालों को और ज्यादा कठोर करते चला जाना। यहां तक कि पहले पठानकोट पर आतंकी हमला और उसके बाद उरी पर आतंकी हमला। जाहिर सी बात है, सब्र की भी एक सीमा होती है, और जब यह बांध टूटा तो अब नवाज शरीफ कहीं के नहीं रह गए। संयुक्त राष्ट्र की महासभा नवाज शरीफ के लिए एक बड़ा मंच था, एक ऐसा मंच जहां नवाज शरीफ के पास अपनी डगमगाती हुकूमत को सहारा देने का मौका था। आतंकियों ने उरी के हमले को अंजाम दे दिया और नवाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र के मंच पर फंस गए। ये किसी से छिपा नहीं है कि पाकिस्तान में पनपने वाले आतंक की सरपरस्त पाकिस्तानी फौज ही है। पाकिस्तान के इन वर्दी वालों के इशारों पर ही आतंक की खेती होती है। फौज से नवाज के फासले बढ़ते जा रहे हैं और फौज ने नवाज से हिसाब यूं बराबर किया, पूरी दुनिया के सामने नवाज को खामोश करके। आर्मी की हाई कमांड और मिलके वो उनका क्या प्लान होता है, उस प्लान के अंदर आर्मी का बेसिकली इनपुट होता है, गवर्नमेंट तो सिर्फ हस्ताक्षर करने के लिए होती है। ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ को मौके नहीं मिले, हालात और रिश्ते बदलने के मकसद से ही प्रधानमंत्री मोदी ने नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण में बुलाया था। अफगानिस्तान की यात्रा से लौटते हुए नवाज से मुलाकात और गिफ्ट डिप्लोमेसी के जरिए भी मोदी बार बार कोशिश करते रहे कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध आगे बढ़े, लेकिन नवाज सरकार की तरफ से हर कदम पर धोखा मिला। मोदी से शपथ ग्रहण में मुलाकात के बाद पाकिस्तानी फौज ने सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान को माकूल जवाब भी मिला, लेकिन यहीं से दोनों नेताओं के रिश्तों में खटास पड़ गई। कभी गुरदासपुर तो कभी पठानकोट जैसी वारदातों को अंजाम देकर पाकिस्तानी फौज इस खाई को बढ़ाती गई और नतीजा ये हुआ कि आज नवाज ना तो दुनिया के रहे और ना ही अपने मुल्क के। टीम न्यूज़ नेशन। न 3 में रहे न 13 में, नवाज शरीफ की स्थिति यही बनती दिखाई दे रही है। और उससे भी ज्यादा शायद आज अफसोसजनक बात यह है कि नवाज शरीफ को राजनीति का सबक सिखा रहे हैं इमरान खान। जी हां, इमरान खान, जिनके खुद की राजनीति की दुकान कभी पाकिस्तान में चली नहीं, जो सेना के बैसाखी पर चलते हुए राजनीतिज्ञ बने हैं,
अब वो नवाज शरीफ को चुनौती देते हुए ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को वो सिखाना चाहते हैं कि राजनीति कैसे की जाती है, कूटनीति कैसे की जाती है और भारत को माकूल जवाब कैसे दिया जाता है। नवाज शरीफ एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। उनका खानदान राजनीति में काफी लगातार आगे बढ़ता रहा है। एक मजे राजनीतिज्ञ को एक नौसिखे से अब ये सब कुछ सुनना पड़ रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है। इमरान खान और उनकी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान में इस पार्टी का वजूद तकरीबन ना के बराबर है। इमरान खान अपनी रैलियों में भीड़ तो जुटा लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सत्ता उनकी पहुंच से दूर रही है। इतने कमजोर राजनीतिक कद के बावजूद भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इमरान खान नवाज शरीफ को नसीहत दे रहे हैं। जब तक नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं देता, जो वजीर आजम धांधली करके आता है, हम उसको वजीर आजम नहीं मानते। अभी मुझे नवाज शरीफ को एक पैगाम देना है। नवाज शरीफ को मैं भी बताऊंगा कि मोदी को कैसे जवाब देना है। सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सियासत में नवाज शरीफ की हर तरफ फजीहत हो रही है। पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक से ऐसा झटका लगा है कि ये नापाक मुल्क अपने ही प्रधानमंत्री को निशाने पर ले रहा है। सऊदी अरेबिया की तारीख का सबसे बड़ा सिविल एजाज जो गैर मुल्की सरबराहों को दिया जा सकता है, मोदी को दिया गया बादशाह सलमान की तरफ से। नवाज पहले से ही पनामा पेपर केस में फंसे हुए हैं। ऐसे में नवाज के विरोधियों को उनके ऊपर दोहरा वार करने का मौका मिल गया है। इमरान खान और उनके जैसे दूसरे सियासतदानों की जुबान से निकले ये अल्फाज बताने के लिए काफी हैं कि नवाज शरीफ का राजनीतिक कद पाकिस्तान में दिनों दिन कम होता जा रहा है। और नवाज शरीफ की इस हालत की वजह वही है जिसने हमेशा पाकिस्तान की सियासत को अपनी मुट्ठी में दबा कर रखा है, यानी पाकिस्तानी फौज। पाकिस्तान में फौज का कद लगातार बढ़ा और धीरे धीरे फौज इतनी हावी हो गई कि नवाज शरीफ की सरकार पंगु साबित होने लगी। उरी हमले के बाद नवाज शरीफ की कुछ फोटो वायरल हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लंदन की सड़कों पर शॉपिंग करते नजर आ रहे थे। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी सीधे सेना के हाथ में होती है। इन तस्वीरों का लीक होना और यूं दुनिया के सामने आना इसी तरफ इशारा करता है कि नवाज की कमजोरियों को पाकिस्तान के सामने जाहिर करने के इरादे से ये तस्वीरें दुनिया के सामने लाई गईं। नवाज कमजोर हैं और साथ ही कमजोर हो रही है पाकिस्तान की जमहूरियत भी, जो इसी तरफ इशारा करती है कि पाकिस्तान एक बार फिर फौजी हुकूमत की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। इतिहास के पन्ने अगर पलट कर देखिए तो पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार की अवधि सैनिक शासन के मुकाबले शायद 1/4 रही है। और यही वजह मानी जा रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष राहिल शरीफ, उनका टर्म खत्म हो रहा है नवंबर के महीने में। और ऐसे में नवाज शरीफ के पास एक नए सेनाध्यक्ष को चुनने की जिम्मेदारी है। लेकिन एक कमजोर प्रधानमंत्री नया सेनाध्यक्ष क्या चुनेगा? शायद राहिल शरीफ अपनी जगह छोड़ना ही नहीं चाहते। शायद मुशर्रफ का नमूना उनके सामने मौजूद है। राहिल शरीफ न सिर्फ अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि नवाज शरीफ को हर मंच पर ऐसे रुस्वा कर रहे हैं कि शायद नवाज शरीफ का खुद का कोई मुंह न रह जाए, कोई वजह न रह जाए जिसकी वजह से वो अपने पद पर आसीन रहे। तस्वीरें कुछ महीने पुरानी हैं, लेकिन जो पैगाम इन पोस्टर्स के जरिए दिया गया वो आज भी पाकिस्तान में जिंदा है। राहिल शरीफ भले ही फौज के जनरल हैं, लेकिन धीरे धीरे वो पाकिस्तान की सियासत में पैवस्त होते गए और नतीजा हुआ कि आज पाकिस्तान की राजनीति राहिल की उंगलियों पर नाचती है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि पाकिस्तान में दो ए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ए है पाकिस्तान आर्मी का ए और दूसरा ए है अमेरिका। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ नहीं होती आर्मी की हाँ के बिना। पाकिस्तान के फौजी हलकों से लेकर आम आवाम के बीच राहिल शरीफ एक हीरो की तरह देखे जाते हैं और इसकी वजह है राहिल शरीफ का वो प्लान जिस पर वो सालों से काम कर रहे थे। राहिल शरीफ ने एक तरफ फौज की दखल बढ़ाई और दूसरी तरफ पाकिस्तान विरोधी हथियार बंद गुटों को जवाब दिया। पेशावर में आर्मी स्कूल पर हुए हमले के जवाब में जिस तरह पाकिस्तानी फौज ने तहरीके तालिबान के खिलाफ तेज कार्रवाई की, उसने राहिल शरीफ को जनता की नजर में फौजी जुबान बोलने वाला मसीहा बना दिया। राहिल शरीफ अपने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से एक कदम आगे निकल गए
उन्होंने न सिर्फ अपना कद बढ़ाया बल्कि वक्त पड़ने पर वो सरकार को उसकी मजबूरियों का एहसास भी कराते रहे। जिस वक्त कव्वाल अमजद साबरी की हत्या हुई उस वक्त प्रधानमंत्री नवाज शरीफ लंदन में इलाज कराने गए थे। अमजद साबरी की हत्या के बाद जनरल राहिल शरीफ पाकिस्तान के गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नसीर जांजुआ को लेकर कराची पहुंचे थे। उन्होंने कानून व्यवस्था पर बैठक भी की और साथ ही अमजद साबरी के घर वालों से भी मुलाकात की। इसी साल अप्रैल में भारत से बातचीत के बाद पाकिस्तानी विदेश सचिव एजाज चौधरी को लाहौर बुला लिया था ताकि वो प्रधानमंत्री से पहले आर्मी चीफ को ब्रीफ कर सकें। मई महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से परेशान होकर राहिल शरीफ ने पूरी पाकिस्तान कैबिनेट को ही रावलपिंडी आर्मी हेडक्वार्टर में तलब कर लिया था। राहिल शरीफ का यही कद अब नवाज शरीफ के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है, क्योंकि नवाज भी समझ चुके हैं कि अब फौज को मुफीद मौके की तलाश है और जैसे ही मौका हाथ लगा नवाज शरीफ को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। टीम न्यूज नेशन। अंग्रेजी का शब्द है डेजावू, जिसे हिंदी में तर्जुमा तो नहीं किया जा सकता लेकिन कहा जा सकता है पुनरावलोकन या पुनरावृत्ति। नवाज शरीफ पाकिस्तान के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके साथ एक ही परिस्थिति 2 बार निर्मित हुई, और क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर में बस लेकर पहुंचे, नवाज शरीफ उनसे गले मिल रहे थे और तब जनरल परवेज मुशर्रफ नवाज शरीफ की खटिया लुटा रहे थे। जी हां, क्योंकि करगिल की तैयारी कर रहे थे। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र में भारत को घेरने की कोशिश कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे थे और जनरल राहिल शरीफ उरी में हमला करवा रहे थे। एक ही इंसान के साथ 19 साल के अंतराल में 2 वारदात एक जैसी हों, यह अपने आप में अचंभा करने वाली बात है। कहते हैं ना, किस्मत भी होती है। देखिए, साल 1999 नवाज शरीफ हिंदुस्तान से रिश्ते आगे बढ़ाने में जुटे थे और उसी वक्त पाकिस्तान के तत्कालीन सेना अध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ करगिल की साजिशों के तार बुन रहे थे। करगिल में पाकिस्तान के मंसूबे भले ही कामयाब नहीं हुए, लेकिन परवेज मुशर्रफ का कद बढ़ता गया और नतीजा हुआ नवाज शरीफ का तख्ता पलट। नवाज और परवेज मुशर्रफ की इस अदावत को समझने के लिए वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पाकिस्तान के COS जनरल जहांगीर करामात और नवाज सरकार के बीच मतभेद थे। नवाज के पास ताकत थी और नवाज सरकार ने जनरल जहांगीर को उनके पद से हटा दिया। नवाज शरीफ के पास चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने के लिए 2 काबिल अफसर थे, जनरल अली कुली खान या एडमिरल फसीह। लेकिन नवाज ने अपने भाई शहबाज शरीफ की बात मानी और इन दोनों से जूनियर परवेज मुशर्रफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया। मुशर्रफ और नवाज के बीच सब ठीक चल रहा था, लेकिन नवाज शरीफ मुशर्रफ की महत्वाकांक्षाओं को पहचान नहीं पाए और जिस तरह से करगिल में मुशर्रफ ने नवाज को पूरी जानकारी दिए बिना घुसपैठ को अंजाम दिया, उसने दोनों के बीच दूरियां बढ़ा दी। नवाज शरीफ परवेज मुशर्रफ से छुटकारा चाहते थे, लेकिन वक्त गुजर चुका था। ताकत मुशर्रफ के हाथ में थी। जनता भी नवाज सरकार से त्रस्त थी और परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता पलट कर दिया। इस तख्ता पलट ने नवाज शरीफ के राजनीतिक करियर पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। नवाज शरीफ को किडनैपिंग, कत्ल की कोशिश, हाईजैकिंग, भ्रष्टाचार और आतंकवाद जैसे मामलों में मिलिट्री ट्रायल का सामना करना पड़ा। शायद ये मुशर्रफ और नवाज के पुराने रिश्ते ही थे जिनके चलते नवाज शरीफ की जान बख्श दी गई, वरना पाकिस्तान के अतीत से कौन वाकिफ नहीं। आज फिर एक बार वैसे ही हालात हैं। राहिल शरीफ को परवेज मुशर्रफ की ही तरह नवाज की सिफारिशों पर सेना अध्यक्ष बनाया गया था। राहिल शरीफ और नवाज शरीफ के पिता करीबी दोस्त रहे हैं। राहिल शरीफ भी लाहौर से हैं और नवाज के करीबी अब्दुल कादिर बलूच से राहिल शरीफ के पुराने संबंध हैं। इन्हीं वजहों के चलते नवाज ने राहिल शरीफ को पाकिस्तानी फौज के सबसे बड़े ओहदे पर बैठाया, लेकिन नवाज की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। परवेज मुशर्रफ के दौर की ही तरह राहिल शरीफ के दौर में भी नवाज शरीफ और फौज के रिश्तों में तल्खी आ गई। 1999 की ही तरह अवाम का नवाज सरकार पर से भरोसा उठ गया है और बहुत मुमकिन है कि इतिहास खुद को दोहराए और 1999 की ही तरह एक बार फिर से करीबी ही नवाज का तख्ता पलट कर दे। टीम न्यूज नेशन। क्वेश्चन आवर में आज चलिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज नेशन। वापस आते हैं सुपर क्वेश्चन आवर में।